हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। और आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन FAQs, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। SSC, CGL, CPO, UPSC, CDS, NDA, इन सारे एग्जाम्स में ये लगभग FAQs पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 22, 20, 25, 24. And the correct option is C. There are 25 parts in the Indian Constitution. Originally, there were 22 parts. Later on, there have been made several amendments, and now the parts are 25. Okay, moving on to next question. Fundamental rights have been taken from the Constitution of which country? Options are Russia, UK, Germany, USA. And the correct answer is option D, USA. Moving on to next question. Question third. Which part of the Constitution contains fundamental rights? Options are part 1, 2, 3, 4. And the correct option is part 3. Article 12 to 35 contains fundamental right. We'll move to the next question now. Who among the following was the head of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आर डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी थी क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी। जो भी मेजर कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी कह सकते हैं इसे, ड्राफ्टिंग कमेटी को। और इसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन वाज द ट्राई कलर अडॉप्टेड एज नेशनल फ्लैग? तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ही इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था, यानी स्वतंत्रता से पहले ही। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस? इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में है? पार्ट 15, 17, 20, 18। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कब लगी थी इमरजेंसी? इंदिरा गांधी के टाइम में। तो चलिए फिलहाल अगले सवाल पर चलते हैं। विच अमेंडमेंट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? A 73rd, B 42nd, C 61st, B 91st। इसका सही जवाब है 61st। उससे पहले तक लोकसभा और विधानसभा में जो उम्र थी वोटिंग डालने की, वो थी मिनिमम 21 ईयर्स। उससे पहले वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन बाद में ये कम करके 18 कर दी गई। इससे क्या हुआ? इससे जो वोटर बेस था वो वोटर बेस बढ़ गया। अब जो नेता थे उनकी जन लोकप्रियता का पैमाना भी थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ये फायदा हुआ उससे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Which part of the Constitution contains provisions related to elections? अभी हमने इमरजेंसी कवर की थी, अब इलेक्शंस। पार्ट 15, 16, 13, 17। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पार्ट 15। पार्ट 15 में ही इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैव? 4, 6, 7, 5। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 7। हाल अब 6 हैं, पहले 7 थे। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री? DPSP, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। यानी अगर कोई भी कंट्री है, अगर उस कंट्री को कोई गवर्न कर रहा है, तो क्या फंडामेंटल्स होंगे जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे? तो इसका सही जवाब है DPSP। यानी, और क्यों है DPSP? तो DPSP होती है नीतियाँ, जो पॉलिसी सरकार बना के चलती है।
तो कैसी भी सरकार हो, हर सरकार को पॉलिसी तो बनानी ही पड़ेंगी अगर उन्हें गवर्न करना है। तो इसीलिए डीपीएसपी जो है ये फंडामेंटल है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डीपीएसपी। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स और 4th में है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्यों बनी है? दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। जो डीपीएसपी होती हैं ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकार जो है वो ऐसी नीतियां बनाए जो जनता के हित में हो। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ऑप्शन इज डी इज ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट हैं क्या। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारी फील्ड्स होती हैं जिन पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। अब वो फील्ड्स इतनी ज़्यादा हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अगर वो एक ही विषय पर कानून बनाएंगी। तो क्या किया गया, 2 लिस्ट बना दी गई, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और जो स्टेट लिस्ट में है उन पर राज्य सरकार बनाती है। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, ये जो है स्टेट लिस्ट में है, इस पर कानून जो बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। डिफेंस किस में है? यूनियन लिस्ट में। एक बनाई गई कंकरेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स डाले गए बचे हुए, जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए थे, जो इन दोनों लिस्ट में से बच गए थे वो इसमें डाल दिए गए। अब इस लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उन पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। यूनियन लिस्ट है 100 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में 100 आइटम है सब्जेक्ट। ओरिजिनली इसमें 97 थे और इसे लिस्ट 1 भी कहा जाता है। स्टेट लिस्ट, इसमें 61 आइटम है, इसमें पहले 66 आइटम्स थे, लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 65 आइटम्स को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, और इसमें जो लास्ट आइटम है वो अभी भी 66 नंबर्ड ही है, इसको लिस्ट 2 भी कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट, इट हैज़ 52 आइटम्स। इट ओरिजिनली हैड 47 आइटम्स, द लास्ट आइटम इज नंबर्ड 47, यानी लास्ट आइटम अभी भी 47 ही नंबर्ड है। उनको नए नंबर दे दिए गए, जो भी कोई नया आता है तो उसे ए या बी, जिस भी आइटम में आता है वो नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान ली 30 पर आ गया तो 30 ए नाम दे देंगे उसे, क्योंकि 30 पहले से है, अब नया आ गया तो उसे 30 ए दे देंगे। इसको लिस्ट 3 भी कहते हैं या रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट इसलिए क्योंकि जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो इसमें डाले गए। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग इंडिया। तो सही जवाब होगा नीति आयोग। नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सरकार ने कानून के तहत बनाई है, लेकिन ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी ये भंग भी की जा सकती है। जैसे पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? पिछला सवाल था कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस बार है कौन सी है। ऑप्शंस आर सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सीबीआई। तो इसका सही जवाब होगा फाइनेंस कमीशन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। What is the correct order of prevalence of the following list? ये देखिए ऑप्शंस। ऑर्डर ऑफ प्रिवेलेंस होता क्या है, यानी प्रायोरिटी किस लिस्ट को ज़्यादा दी जाएगी, किस लिस्ट के सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो इसमें यूनियन लिस्ट को सबसे पहले रखा जाता है, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। कंकरेंट लिस्ट बाद में, उसके बाद, क्योंकि उस पर कानून केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाती है। सबसे लास्ट में स्टेट लिस्ट। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में जिस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती हैं, तो प्रायोरिटी यानी जो प्रिवेलेंस है वो हायर रहेगा केंद्र सरकार का, यानी केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो अधिक मान्य होगा। केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून को ओवरराइड कर जाएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन राइट टू इक्वेलिटी? तो राइट टू इक्वेलिटी केवल एक आर्टिकल के अंदर नहीं है, क्या आर्टिकल 14 में हो, आर्टिकल 19 में हो, आर्टिकल 23 में हो,
ऐसे नहीं केवल एक आर्टिकल के अंदर नहीं है, वो कई सारे आर्टिकल्स में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसमें है, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24 और 25 to 28। तो सही जवाब है 14 to 18, इसमें सारी राइट टू इक्वलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। Who was the head of the Union Powers Committee? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गोपीनाथ बारदोलोई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following has been drawn from the Objectives Resolution? Objectives Resolution है क्या? Objectives Resolution है एक तरीके से डिमांड थी, डिमांड और प्रॉमिस दोनों है। ये जो कांग्रेस के नेता थे, उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल बॉडी थी इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस के नेताओं ने कुछ अपनी शर्तें रखी, कुछ अपने प्रिंसिपल्स बताए लोगों को कि अगर जब हमारी स्वराज्य बनेगा, जब हमारी खुद की सरकार बनेगी भारत की, तो हम किन नीतियों को आगे रखेंगे, किन नीतियों को हम गवर्नेंस में रखेंगे। तो वही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इससे बना क्या, इससे बना प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आईडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक्सपेंडिचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन द, सुप्रीम कोर्ट के जो सारे खर्चे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी जाती है, वो कहाँ से जाती है? ऑप्शंस आर आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट का खर्चा वहन नहीं करती है, और ये एक कारण भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट रहना है, और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट तभी रह पाएगा जब वो सरकार पर निर्भर ना हो। तो जजेस की सैलरी और सुप्रीम कोर्ट के जो भी खर्चे हैं ऑपरेशन के, जब वो सरकार जब उन्हें दे ही नहीं रही है तो सरकार पर निर्भर नहीं है, और जब वो सरकार पर निर्भर नहीं है तो वो स्वतंत्र हैं। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। When did the Constituent Assembly hold its first session? पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था? 1946, 47, 48, 49। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन शुरू हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1946। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वाज द डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? A 26 जनवरी 1950, B 26 नवंबर 1950, C 26 जनवरी 1949, D 26 नवंबर 1949। अब देखिए 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 26 जनवरी 1949 जो है डेट ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था, और इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर। लेकिन 26 जनवरी 1949 से केवल कुछ ही प्रोविजंस लागू हुए थे। जो सारे प्रोविजंस लागू हुए थे, यानी पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 जो है वो क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। 26 जनवरी यानी जिस दिन पूरा हुआ है, 26 नवंबर है डेट ऑफ एनेक्टमेंट, और 26 जनवरी है डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इस स्पीकर को प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा भी कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हाल फिलहाल में ओम बिरला जी हैं। ऑप्शंस आर M.A. अयंगर, G.V. मावलंकर, डॉक्टर K.M. मुंशी, C. राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब है G.V. मावलंकर। ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच शेड्यूल कंटेन्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? ए शेड्यूल 6, शेड्यूल 9, शेड्यूल 8, शेड्यूल 10। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, शेड्यूल 8। इट हैज 22 लैंग्वेजेस। शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी भी एक है। इन्हीं भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर किसी भाषा को संवैधानिक भाषा बनना है, या कोई भाषा इसके अंतर्गत आती है, तो वो संवैधानिक भाषा होगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 23, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? आर्टिकल 31, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो ये देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या? संवैधानिक उपचारों का आश्रय क्या है?
इसका मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, चाहे वो कोई भी करे, सरकार करे या फिर कोई इंडिविजुअल करे, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल है ये व्यक्ति को इतनी पावर देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये आम जन का रक्षक है ये आर्टिकल। अगला पॉइंट क्या है? अंडर दिस आर्टिकल अ पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अब एक चीज देखिए, डायरेक्टली, यानी उन्हें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि अमूमन नहीं होता। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फैसले से ना खुश हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, वहां भी फैसले से ना खुश हैं तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस केस में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ जुडिशरी के प्रोविजंस लिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो गवर्नेंस के ज़्यादातर लिए गए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं 1935 से। कभी कभी इसे कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसे ये कहकर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि आधा ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से ही उठा लिया गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमेंडेबल। निम्नलिखित में से किसको हम बदल सकते हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, ऑल ऑफ द अबव। यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बदलाव ला सकती हैं सरकारें? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अनलेस इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी अमेंडेबल हैं, उन्हें भी चेंज किया जा सकता है तब तक जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहे हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें कही हैं इस बारे में कि फंडामेंटल राइट्स भी उन्हीं का एक हिस्सा माने जा सकते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर और कई सारी चीज़ें, फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। इसकी कोई एक रिजिड डेफिनेशन नहीं है कि यही चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में। सुप्रीम कोर्ट अपनी समझ के अनुसार जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बता सकता है। ठीक है, यानी जो चीज़ संविधान की मूल भावना है वो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी अगली क्लास भी अटेंड करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे, और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हम और भी FAQs लेकर आएंगे अगली क्लासेस में। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।